हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया पवार अगेन। कल हमने बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड बहुत सारी टॉपिक्स देख लिए थे, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट 35 हॉटस्पॉट्स थे जिनको हमने मैप में भी लोकेट कर लिया था। आज हम बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड जितने भी MCQs हैं उसको करेंगे और साथ ही साथ ये टॉपिक आपका एब्सोल्युटली कंप्लीट हो जाएगा। अगर किसी भी एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन आते हैं तो आपसे ज़रूर पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ स्पीसीज इन अ सिंगल कम्युनिटी। किसी भी एकल समुदाय में कितनी प्रजातियां रहती हैं उसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इसको कहते हैं अल्फ़ा डाइवर्सिटी। इस तरीके से आप इसको शो करेंगे, ठीक है। तो किसी भी एकल समुदाय में कितनी प्रजातियां पाई जाती है और द नंबर ऑफ स्पीसीज इन सिंगल कम्युनिटी इज डिस्क्राइब्ड एज अल्फ़ा डाइवर्सिटी। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्कोरिया इज मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर द फॉलोइंग एस्पेक्ट। मतलब डिस्कोरिया किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये ड्रग के लिए ज़रूरी है या मेडिसिनल पर्पस के लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको इसको एज इट इज़ याद रखना है कि डिस्कोरिया मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है ड्रग का या मेडिसिनल पर्पस के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज। बायोडाइवर्सिटी का मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट क्या हो सकता है। बायोडाइवर्सिटी फूड के लिए इम्पॉर्टेंट है क्या, होता है, लेकिन इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट मतलब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो पहलू है वो नहीं है ये फूड। दूसरा ऑप्शन है ड्रग मेडिसिन, ठीक है। तीसरा है इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए और चौथा है मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र का जो प्रबंधन है उसके लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट होता है बायोडाइवर्सिटी का, ठीक है। तो क्या होगा ये, मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र का प्रबंधन। तो ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Rhino has become a threatened species on account of over exploitation of its। राइनो आपको पता है, राइनो मतलब अगर हिंदी में इसको अगर आप कहेंगे तो गेंडा कहते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा सिंगल हॉर्न राइनोसोरस या एक्सेट्रा, ठीक है। तो इस तरीके से ही तो इसके क्या होते हैं, ऐसे इस टाइप के सींग होते हैं और इस सींग के कारण ही इनका क्या होता है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है। क्योंकि ये जो सींग है ये वेरियस पर्पस के लिए यूज़ में आते हैं और यूज़ में आने के कारण ही इनकी देखा जाए तो इलिसिट जो ट्रेडिंग है वो होती है, गैर कानूनी ट्रेडिंग जो होती है वो होती है, ब्लैक मार्केटिंग एक्सेट्रा। तो उसके कारण से ये सिग्निफिकेंट हो जाता है और थ्रेटेंड भी है। तो क्या होगा ये, हॉर्न, हॉर्न मतलब सिंग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मरीन फॉर्म इज मोर सस्पेक्टेबल फॉर एक्सटिंक्शन। तो मैंने कल आपको बताया था, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ बायोडाइवर्सिटी के जब मैं लेक्चर पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कोरल्स, ठीक है। कोरल मैंने क्या बताया था, एक कैल्शियम कार्बोनेट का इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। अब इसके ऊपर में ग्रीन कलर की एक एल्गी होती है, ठीक है। ग्रीन कलर की मल्टी कलर की एल्गीज होती है जो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, है ना। और जैसे ही वाटर का टेम्परेचर या पानी का जो भी तापमान है वो बढ़ेगा, ठीक है, टेम्परेचर जैसे कि राइज होगा, टेम्परेचर के बढ़ते ही ये कोरल्स जो होती है ना, ये जो एल्गी होती है ना, जिसको मैंने बताया था क्या कहते हैं, जूजेंथले, ठीक है। क्या कहते हैं, जूजेंथले। जूजेंथले जो होती है वो क्या हो जाएगी, थ्रेटन हो जाती है। थ्रेटन होने के कारण ये डेड होने लगती है। डेड होने के कारण सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट का ये जो स्ट्रक्चर है ना वो बस रह जाता है। इसी को हम कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। क्या कहते हैं, कोरल ब्लीचिंग। ब्लीचिंग करना मतलब कलरलेस करना, ठीक है। तो जूजेंथले का डाई हो जाना और कैल्शियम कार्बोनेट जो स्ट्रक्चर है उसी का बचा रहना, ठीक है, उसी को कहते हैं कोरल ब्लीचिंग।
अगर मैरीन में अगर आप देखा जाए, मैरीन मतलब हो गया जो समुद्री जितने भी इकोसिस्टम होते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं पानी के, बेसिकली हम इस समय समुद्र वगैरह एक्सेट्रा की बात कर रहे हैं, तो उसमें मोस्ट सस्पेक्टेबल एक्सटिंक्शन किसका देखने को मिल रहा है? तो हमको कोरल्स का देखने को मिल रहा है। अब ये क्यों होता है? देखिए, ये दोनों एक दूसरे के सिम्बायोटिक स्ट्रक्चर मतलब सिम्बायोसिस रिलेशन में रहते हैं। सिम्बायोसिस मैंने बताया था कि बेनिफिट टू बोथ द पार्टीज। कैसे? ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर है CaCO3 का जो स्ट्रक्चर है, ये क्या करेगा? जो जूजेंथले है उसको क्या स्ट्रक्चरल जो बेनिफिट है वो प्रोवाइड करेगा, साथ ही ये जो एल्गी है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर है उसको क्या प्रोवाइड करेगी? तो फूड प्रोवाइड करेगी। इस तरीके से एक दूसरे के साथ ये सिम्बायोसिस के रिलेशन में रहते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A taxon facing high risk of extinction in the wild is defined as, अगर बड़े लेवल पे, वाइल्ड लेवल पे अगर कोई चीज़ एक्सटिंक्ट हो जाती है या कोई प्रजाति विलुप्त हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड। याद रखिएगा, इसको कहते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड। और ये जो है 2004 से IUCN इसके लिए रेड डेटा बुक जारी करता है कि कौन सी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, कौन सी थ्रेटेंड स्पीसीज है। ठीक है, ये सारे के लिए IUCN जो है ये नोडल एजेंसी है जो कि रेड डेटा बुक जारी करती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये याद रखिएगा, एक्सटिंक्शन इन वाइल्ड का मतलब होता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, एक्सटिंक्शन इन वाइल्ड इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। WCU स्टैंड फॉर, WCU का मतलब होता है वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको डायरेक्टली याद करना है, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रायोप्रिजर्वेशन ऑफ टिश्यू इज डन एट द टेम्परेचर ऑफ। अब कोई भी, जैसे कि आपको पता है छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो कि हम स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो क्या कहते हैं? सेल को कहते हैं। ठीक है, कोशिका को कहते हैं। तो अलग अलग कोशिकाएं मिलकर के क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। तो क्रायोप्रिजर्वेशन होना किसी भी टिश्यू का अगर आपको प्रिजर्व करना है, जिसको हम कहते हैं, जो टेक्निकल टर्म है क्रायो प्रिजर्वेशन, उसको अगर आपको करना है तो किस टेम्परेचर पे आप करेंगे? तो -196 डिग्री टेम्परेचर पे आपको इसको करना पड़ता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोटेक्टेड एरियाज इंक्लूड, प्रोटेक्टेड एरियाज में क्या क्या आएंगे? नेशनल पार्क, ठीक है, नेशनल पार्क आ सकते हैं, राष्ट्रीय उद्यान या सेंचुरीज जिसे हम कहते हैं अभयारण्य। ठीक है, अभयारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या होगा इसमें? सारे ही क्या होते हैं? प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑप्शन हो गया, ऑल ऑफ द अबव। द रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ स्पीसीज कंपोजिशन विद द चेंज इन एनवायरमेंट कॉन्स्टिट्यूट, मतलब किस दर से किसी भी प्रजाति का कंपोजिशन चेंज हो जाना, ठीक है, रिप्लेस हो जाना किसी भी पर्यावरण में, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहते हैं बीटा डाइवर्सिटी। याद रखिएगा, अल्फ़ा मैंने क्या बताया था? सिंगल कम्युनिटी के बारे में अगर आप बताते हैं तो क्या होता है वो? अल्फ़ा डाइवर्सिटी, मतलब उसमें कितने नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है और एक कम्युनिटी के दूसरी कम्युनिटी के द्वारा रिप्लेसमेंट। इस तरीके से आप याद रख लीजिए। बीटा क्या होगा? अल्फ़ा हमने देख लिया सिंगल कम्युनिटी, ठीक है। बीटा हमने क्या देखा? एक कम्युनिटी का दूसरी कम्युनिटी के साथ में रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो ये हो गया बीटा डाइवर्सिटी। आई होप आपको याद रहेगा ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रीजन ऑफ अननेचुरल एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज। अननेचुरल मतलब अप्राकृतिक रूप से कोई भी प्रजाति अगर विलुप्त होती है तो उसके लिए क्या कारण नहीं है, ठीक है। तो आपको पता है अगर वातावरण में पोल्यूशन हो रहा है तो ये कारण है, मृदा का अपरदन हो रहा है या सॉइल इरोजन हो रहा है तो भी ये भी कारण है,
अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है मतलब शहरीकरण बढ़ रहा है, तो ये भी कारण है। क्या कारण नहीं? अगर आप नए पौधे लगा रहे हैं तो ये कोई, या नए पेड़ लगा रहे हैं या नया वन लगा रहे हैं, तो ये कोई कारण नहीं होता है कि नेचुरल जो स्पीसीज़ है वो एक्सटिंक्ट हो जाए या जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो जाए। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि नॉट अ रीज़न पूछ रहा था, क्या कारण नहीं है पूछ रहा था, इसलिए ऑप्शन हो गया ए फॉरेस्टेशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी द फॉलोइंग आर डिफ्रेंशिएटेड विद इन ए स्पीसीज। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी, जीन्स में अगर आपको विविधताएं देखने को मिलती है जीन्स लेवल पे, तो आप उसको किस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? तो इसको कहते हैं हम इको टाइप्स। ये सारे टर्म्स मैं इन्वायरमेंट में आपको बताऊंगी, सो याद रखिएगा, इसको कहते हैं इको टाइप्स। द ब्लू रिवोल्यूशन रिफर्स टू द एनहेंसमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ, ये आपको ऑब्वियसली पता होगा कि ब्लू रिवोल्यूशन या नीली क्रांति किस लिए आई थी? तो नीली क्रांति आई थी फिशेस के लिए, ठीक है। रेस्पाइन इज ऑब्टेन फॉर, रेजरपाइन इज ऑब्टेन फॉर, रेजरपाइन किससे ऑब्टेन किया जाता है? ये फैक्चुअल क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो ये ऑब्टेन किया जाता है रॉवोल्फियर से। तो रेजरपाइन किससे मिलता है? तो रॉवोल्फिया से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। द approximate number of plant species according to WCMC that have become extinct in the last 4 centuries, ठीक है। ये WCMC जो है वो नोडल एजेंसी है जो बताती है कौन सी प्लांट स्पीसीज विलुप्त हो चुकी है। तो लास्ट 4 सेंचुरीज मतलब हो गया 400 साल में, गत जो 400 साल है उसमें जो प्लांट स्पीसीज विलुप्त हुई है उनका नंबर कितना है? तो वो है 384। टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर, तो कौन कौन सी डाइवर्सिटी? हमने जेनेटिक अभी देखा था, स्पीसीज भी देखा था, इकोसिस्टम भी देखा था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव सारे होते हैं। कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर, बायोडाइवर्सिटी का लॉस, ठीक है, उसके कारण क्या होते हैं? या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो होती है या विविधताएं जो होती है उसके लॉस होने के कारण क्या है? ओवर हंटिंग इज परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस डायरेक्ट कॉज ऑफ एक्सटेंशन द एनिमल्स दैट इज अफेक्टेड सेवरल लार्ज वेल नोन स्पीसीज, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप शिकार कर रहे हैं तो उसके कारण हो जाना। जेनेटिक डाइवर्सिटी, जीन्स का डिफरेंस होना अलग अलग पॉपुलेशन में, ठीक है। अब अनप्रिडिक्टेबल चेंज हो जाना नेचुरल एनवायरनमेंट में, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। किस तरीके से हम ये ऑप्शन ले रहे हैं कि आप ज़्यादा अगर शिकार करें तो उसके कारण से विलुप्ति हो सकती है। अगर जीन्स में ज़्यादा डाइवर्सिटी आ जाए, ठीक है, तो कुछ जो ऐसी कंडीशन बनेगी जिसके कारण से जो उनका जो अकरेंस है वो धीरे धीरे खोने लगेगा या उनकी जो उपस्थिति है वो विलुप्त होने लगेगी। साथ ही देखा था हमने कि नेचुरल अगर इन्वायरमेंट में चेंज हो जाता है, ठीक है, नेचुरल इन्वायरमेंट में भी चेंज हो जाता है उनके, तो वो अगले कई दशक तक उसको अफेक्ट करता है लार्ज स्केल अगर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज आपको मिलता है। जैसे कि आपको पता है कुछ जो जीव है वो क्या कर सकते हैं? ठंडे प्रदेश में रह सकते हैं, कुछ जीव जो है गर्म प्रदेश में रह सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है क्लाइमेट में तो उससे भी उनका एक्सटेंशन हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंटेनेंस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज, इन सिटू मैंने बता चुका है कि इन सिटू क्या होता है, एक्स सिटू क्या है, एक बार फिर बता देती हूँ मैं। देखिए इन सिटू एक्स सिटू बता देती हूँ। कोई जगह है और उस जगह पे ही उन प्रजातियों का या तो प्लांट स्पीसीज या एनिमल स्पीसीज वहीं के वहीं उसको कंजर्व करना, इसको कहते हैं इन सिटू। एक्स सिटू मतलब होता है अगर यहाँ कोई जगह पे कोई प्रजाति रह रही है, मान लीजिए यहाँ कोई प्रजाति रह रही है प्लांट की या एनिमल की, उसको ऐसी जगह पर लेकर के जाना जो उसके लिए आसान हो, उस परिस्थिति को अपना लेना या उस एनवायरनमेंट पे ढल जाना या उसके रहने के अकॉर्डिंग वो जगह हो, तो उसको कहते हैं एक्स सिटू। इनका मतलब होता है वहीं के वहीं
एक्स मतलब होता है बाहर ले जाना, ठीक है। तो इन सिटू कंजर्वेशन हमने देख लिया, एक्स सिटू कंजर्वेशन देख लिया, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन आप इन सिटू एक्स सिटू भी कर सकते हैं, या आप जो नेशनल पार्क्स है, ठीक है, और साथ ही सेंचुरीज होती है या बायोस्फीयर रिजर्व्स है, ठीक है। ये सारे जो है ये एग्जाम्पल है इन सिटू कंजर्वेशन का, जिसमें आप मतलब जितनी भी प्रजातियाँ उनको संरक्षित कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट है, तो इसमें आप लिख सकते हैं बोथ ए एंड बी, ठीक है। बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट ऑप्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रिसोर्सेज आर, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रिसोर्सेज क्या क्या होंगे? फूड होंगे, फार्मास्यूटिकल्स होंगे ऑब्वियसली। अगर जितनी डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी उस हिसाब से आपका फार्मास्यूटिकल्स जो है वो भी डेवलप होगा। कैसे डेवलप होगा? अलग अलग प्लांट स्पीसीज है तो वो मेडिसिनल पर्पज़ के लिए आप अलग अलग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मेडिसिनल पर्पज़ के लिए अलग अलग यूज़ कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं और नई दवाइयाँ या नए ड्रग्स आ सकते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों ज़रूरी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अदर मटेरियल वैल्यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ आर, जो मटेरियल मतलब आप अगर ऊपरी तौर पर देखें, ठीक है, यूज़ के तौर पे देखें तो किसी भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का क्या इंपॉर्टेंस होता है तो देख लेते हैं। मैनी नेचुरल और सेमी नेचुरल इकोसिस्टम रहेंगे, सही बात है। सम ऑफ विच मे बी हाई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आर कंसिडर बेनिफिट टू मैन, ठीक है। अगर जहाँ पर ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी तो वहाँ पर वो मैन के लिए क्या होगा? ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। टू रोल ऑफ फॉरेस्ट इन वाटरशेड रेगुलेशन, स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल एंड इरोजन प्रोन एरियाज, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जहाँ की ज़्यादा होगी उस तरीके से क्या होगा? फॉरेस्ट भी सही तरीके से वहाँ पर डेवलप होगा, वाटरशेड का भी रेगुलेशन होगा और सॉइल इरोजन भी प्रोन एरिया वो भी बचे रहेंगे। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उप्स, सो गाइज यहीं पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। 21 क्वेश्चंस हमने देख लिए बायोडाइवर्सिटी की। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। अब हम कल करेंगे बायोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बचे हुए हैं, जैसे कि एक्सक्रीशन, जिसमें मेरे को आपको नेफ्रॉन्स के बारे में बताना है जो किडनी से रिलेटेड है। तो हम कल पढ़ेंगे किडनी, और किडनी में फिल्ट्रेशन कैसा होता है, क्या उसका सिंगल यूनिट होता है, क्या क्या उससे रिलेटेड डिसीज़ होती है। बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगी, बहुत अच्छे से लेक्चर बनेगा, आप उसको देखिए और बेनिफिट लीजिए। थैंक यू।